हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। यदि आप क्लास 12th इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट या साइंस का स्टूडेंट हैं तो अगर आप हिंदी के एग्जाम अभी नहीं देते, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप लोग का टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग सही मार के आए। क्योंकि आप यदि ये ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं देखे तो आपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़े मेरे भाई। तो आइए इसको देखते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का ये लास्ट क्लास है ऑब्जेक्टिव का। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग एग्जाम देते वक्त एग्जाम में आप लोग प्रश्न जो है पीछे से हल करिएगा, पीछे से यानी ऑब्जेक्टिव वाला देखिएगा तो पीछे से देखिएगा। पीछे से क्या मारने से होता है कि वो टोटल बुक वाला होता है। अब बुक वाला टोटल के टोटल इसमें बनाया गया है और आप लोग का वही बाबू यही सब आएंगे, यही सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। देखिए आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को बता रहे हैं बाबू, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? स्वयं समझिएगा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये है श्रीनिवास दास जी की। अब संयोगिता आप लोग पढ़ाया गया था। संयोगिता जो रहती है आप लोग पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान उनसे शादी कर लेते हैं और वही जयचंद की पुत्री होती है। पृथ्वीराज चौहान वाला वीडियो हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। नेक्स्ट मेरे भाई, असल बातचीत किस दोनों सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। यदि आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में पहले बताएंगे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। यह किसकी मत है? तो ये है एडिसन की। एडिसन की है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसका मत है? एडिसन की। ये बातचीत आप लोग चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बताया गया था। और बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बेन जॉनसन। याद है ना, बातचीत से ही व्यक्तियों के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन कहे थे। लेकिन असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है मेरे भाई। यह किसकी मत है? एडिसन की है। किसकी है? एडिसन की है। और रूप व्यक्तियों का रूप बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है, एक कौन बोले थे? बेन जॉनसन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? बाबू समझिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि बोलने की कला कहाँ के लोगों में सबसे अधिक होती है? बातचीत करने की कला। तो याद रहेगा यूरोप के लोग, ये भी आप लोग बातचीत पाठ से लिया गया है, ठीक है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला होती है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो बाबू आप लोग पता होना चाहिए उसने कहा था। उस पाठ के लेखक है उस पाठ के जो नायक है लहना सिंह है और बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी मेरे भाई? तो बजीरा सिंह की। किसकी हुई थी? बजीरा सिंह की। आप लोग ध्यान से मेरे भाई, एकदम ध्यान से मेरे दोस्तों देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का नाम आया है? यह चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में, बाबू आपको पता होना चाहिए, जो लहना सिंह जो रहते हैं वो अपने मामा घर गए रहते हैं अमृतसर। कहाँ पर गए रहते हैं? अमृतसर। तो ये आप लोग का राइट आंसर अमृतसर। अमृतसर की उसमें बातचीत है। और लहना सिंह आप लोग पता होना चाहिए उसने कहा था क्या तेरी कुड़माई हो गई, याद है ना। नेक्स्ट, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है बाबू वो रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, जिनका जन्म गुलेर नामक गांव में हुआ था ना। नेक्स्ट, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बाबू रामधारी सिंह दिनकर का निधन आप लोग पता होना चाहिए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कहां पर हुआ था बाबू? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था, जो कि चेन्नई मद्रास में पड़ता है। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो बाबू विलिंगडन नर्सिंग होम मद्रास, जो कि 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट मेरे भाई, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अब सवाल आप लोग मन में आ रहा होगा कि हिंदी में ये लेनिन कहां से आ गया। तो आप लोग पता होना चाहिए कि भगत सिंह जो है एक क्रांतिकारी थे। अब बाबू लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे। अब भगत सिंह आप लोग पता नहीं, जब फांसी दिया जा रहा था भगत सिंह के, तो बोले थे ना कि नहीं सुनते हो, नहीं जानते हो मैं किसका जीवनी पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ रहा है। तो लेनिन की बात जो आया है, भगत सिंह जो एक लेख और एक पत्र लिखे भगत सिंह, उसमें आया है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था मेरे भाई? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1924 इज द राइट आंसर। ये कहाँ कौन से पाठ में है इनकी चर्चा? तो एक लेख और एक पत्र जिसका लेखक है भगत सिंह। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो बाबू किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आप लोग पता होना चाहिए कि बिहार के लोकनायक जौन है वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए थे और छात्रों के हित में क्या किए थे? गांधी मैदान में एक भाषण दिए थे और समझ में आ रहा है, भाषण में उनको लोकनायक के नाम से जाने जाना लगा। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है।
नेक्स्ट मेरे भाई उर्फ जेपी जी को। उर्वशी किसकी रचना है मेरे भाई? उर्वशी जो है आप लोग पता होना चाहिए, उर्वशी पर ही रामधारी सिंह दिनकर को बहुत सारा पुरस्कार मिला था और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी किन की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। आप लोगों को कई बार पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, माटी की मूर्तें रचना किसकी है? तो माटी की मूर्तें जो है रचना जो है बाबू समझिएगा रामधारी सिंह दिनकर की जी है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। आप लोग हम टोटल बताए हैं कि अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव मारेंगे तो टोटल के टोटल आप लोग ऑब्जेक्टिव पीछे से मारिएगा एग्जाम में, ठीक है, टोटल बुक से है। नेक्स्ट मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो आप लोग बता दिया है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व सन 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में किए थे और उसी छात्र आंदोलन के दौर इतना अच्छा से आंदोलन किए जिसकी वजह से उन्हें लोक नायक के नाम से यानी लोगों के हीरो के रूप में जाने जाने लगे। नेक्स्ट मेरे भाई, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय जो है मेरे भाई तो आपको बता दिया रामधारी सिंह दिनकर जी की है, यानी संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर याद रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर को ही राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का कौन सा कवि? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा बाबू, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पूछ सकता है कि किसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। किसे कलम के जादूगर कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी। किसको कलम का सिपाही कहा जाता है? प्रेमचंद। देखिए नेक्स्ट मेरे भाई, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने याद रहे नारियों का कौन सा अधिकार दिए हैं मेरे भाई? तो अधिकार दिए हैं भिक्षुणी होने का। क्या चीज? भिक्षुणी होने का मेरे भाइयों, भिक्षुणी होने का। आप लोग जाएंगे एग्जाम में तो खटाखट खटाखट खटा काम भर दीजिएगा बोला, एकदम सही सही पढ़कर अच्छे से। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग पता होना चाहिए, रोज जो है कहानी के जो शीर्षक हैं सॉरी लेखक हैं उनका नाम है अज्ञेय। क्या नाम है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सजदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, तो शॉर्ट में अज्ञेय लिया जाता है। और पता होना चाहिए रोज में मालती नाम की एक लड़की यानी कि स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है, जिनके पति जो ग्रेगरिन रोग होता है उसके क्या करते हैं? इलाज करते हैं, जिनका नाम लक्ष्मण और उनके पुत्र का नाम टीटी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय बोले तो सजदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय जी का। नेक्स्ट मेरे भाई, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इनका जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में भगत सिंह का जन्म। घटाएंगे तो हो जाएगा 1912, सॉरी 1912 नहीं, सिर्फ 12। सिर्फ कितना उम्र हो जाएगा? 12। और ये 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए थे। कौन? भगत सिंह। अरे भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में। आप लोग पता होना चाहिए कि जब बचपन में रहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो ये पैदल ही चले जाते हैं। कहाँ पर? वो जालियांवाला बाग में, और वहां पर जाकर मिट्टी लाते हैं और सुन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं अंग्रेजों को मारकर अवश्य भगाऊंगा। तो याद रहेगा 12 वर्ष की उम्र में ये क्रांतिकारी बन गए थे। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट, समझिएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो याद रहेगा चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक क्या है? स्थान है चौरी चौरा। और वहीं पर आप लोग पता होना चाहिए कि आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी सामान के बहिष्कार कर रहे थे ना इंडियन, तो वहां पर अंग्रेजी सामानों को बहिष्कार करने पर जो गुप्तेश्वर नाम के थानेदार थे वो एकाएक गोलियां चलाना शुरू कर दिए और वहां पर 22 पुलिसकर्मी मारे। और वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को जो आंदोलनकारी हैं उसमें आग लगा देते हैं थाने में और जल जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। 22 यह रहेगा, तो 22 को पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसलिए 1922 में ही चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान पर, चौरी चौरा स्थान पर। प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो बाबू प्रताप एक पत्रिका है। प्रताप एक क्या है? पत्रिका है। और वो पत्रिका जो है याद रहेगा स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है। तो बाबू प्रताप क्या है? एक पत्रिका है जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही उन लोगों में जुनून जोश लाया
ठीक है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट मेरे भाई, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसकी लेख है? तो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये लेख जो है भगत सिंह के है। मैंने कि मेरा नष्ट ही क्यों, अगर जन्म नहीं है तो मेरा नष्ट ही क्यों होता है बार बार, और अनेक अन्य जीवों में जन्म लेते हैं। तो ये लेखक, इनके लेखक जो है भगत सिंह है। ओ सदा नीरा, ये लेखक कौन है? ओ सदा नीरा ये लेखक कौन है मेरे भाई? याद रहेगा, ये ओ सदा नीरा पाठ के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट मेरे भाई, तिनकठिया प्रथा का संबंध क्या है, संबंध कहां से है? तिनकठिया आप लोग पता होना चाहिए, ये नील की खेती से है, और चंपारण में नील की खेती हो रहा था। तो सन 1917 में राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को बुलाए थे चंपारण में, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नील की खेती संबंध है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो सिपाही की माँ आप लोग पढ़े थे, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, और जो सिपाही की माँ है जो अंडे के छिलके से लिया गया है। और सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है मेरे भाई? वर्मा में। कहां पर? वर्मा में। नेक्स्ट, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था बाबू 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। मोहन राकेश आप लोग पता होना चाहिए, वही पाठ, सिपाही की माँ पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के जो लेखक हैं उनका नाम है कौन? नामवर सिंह। क्या मेरे भाई? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक हैं नामवर सिंह। नेक्स्ट, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए, समझिएगा, नए प्रतिमान के लेखक जो है वो कौन है? ये भी नामवर सिंह ही है, याद रहेगा, नामवर सिंह। और नेक्स्ट आता है मेरे भाई, सलाम कहानी संग्रह की कहानी का कार कौन है? तो सलाम कहानी की जो कहानी, समझिएगा, जो कहानीकार हैं वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम सुने होंगे, जो जूठन पाठ के लेखक हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा जाकर पद प्राप्त करते हैं, बड़ा आदमी बनते हैं। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, समझिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन पाठ के लेखक हैं, और आप लोग पता होना चाहिए आगे जाकर बहुत बड़ा पदवी प्राप्त किए थे। जूठन आप लोग पढ़ाया गया था बहुत अच्छे से मेरे भाई। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था मेरे भाई। नेक्स्ट, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म कब हुआ था? तो मलयज जो है उनका जो जन्म हुआ था वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में। नेक्स्ट मेरे भाई, जख्म पर धूल किसकी कृति है? तो बाबू मलयज का है। किनका है? मलयज का। जख्म पर धूल किसकी कृति है? मलयज का। मलयज इज द राइट आंसर, मलयज। नेक्स्ट मेरे भाई, आप लोग एकदम ध्यान से, इसको ध्यान से अच्छे से मेरे भाई, जागिए प्रभु जागिए, सोइए मत, अभी समय है। अरेबा पोरेबा उदय प्रकाश की कैसी कृतियां हैं? उदय प्रकाश समझ में रहा, तिरिच पाठ के लेखक हैं। तो अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कृति कौन सी, कैसी कृति है? तो ये जो है कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में अरेबा पोरेबा में बहुत ज्यादा कहानी लिखा गया है मेरे भाई। नेक्स्ट, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो रिच या तिरिच? क्या है? तिरिच। तिरिच आप समझ में आ रहा है ना, बिस्खापड़ जिसको बोलते हैं। और आप लोग कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो तिरिच। तिरिच आप लोग पढ़े थे ना, रिच या तिरिच, जो जिसे बिस्खापड़ के नाम से जाना जाता है। और आप लोग पता ना, जो बहुत खतरनाक पाठ है। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड लेस फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लेस फ्रीडम किसकी कृति है मेरे भाई? ये जो कृति है वो जे कृष्णमूर्ति जी का है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। आप लोग शिक्षा पाठ के लेखक है, शिक्षा एजुकेशन पाठ के जो राइटर है जे कृष्णमूर्ति हैं, जिद्दी कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, कड़बक के रचयिता कौन है? कड़बक के जो रचयिता है मेरे भाई वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक आप लोग पहला पाठ है हिंदी का, तो कड़बक पाठ के लेखक जो है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी मेरे भाई, मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, कड़बक कहां से लिया गया है? तो कड़बक में आप लोग पता होना चाहिए कि कड़बक जो लिया गया है वो लिया गया है पद्मावत से। कहां से लिया गया है मेरे भाई? वो
पद्मावत से। पद्मावत से, पद्मावत आप लोग समझ में आ रहा है ना, पद्मावती, वही पद्मावती रानी जिन्होंने वो क्या बोलते हो, जो रहता है अलाउद्दीन खिलजी, उससे बचने के लिए जौहर कर लेती हैं, आग में कूद जाती हैं सभी अपने लेकर राजपूतानी छत्राणियों को। नेक्स्ट मेरे भाई, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो वैसे ही नाम से पता चल रहा है, सूर सागर, सूर सागर, ठीक है। सूरदास की रचना सूर सागर है। नेक्स्ट मेरे भाई, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो आप लोग पता ना, जैसे सूरदास जी के आप लोग पढ़े थे ना चैप्टर, तो वो कृष्ण भक्ति के कवि थे, कृष्णा जी के बारे में लिखे थे कि वो भोजन कर रहे हैं तो हे जागो ब्रजलाल कुंवर कमल फूल है, आप लोग पढ़े थे। तो ये कृष्ण भक्ति के लेखक हैं, कवि हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो आप लोग पता ना चाहिए, तो बहुत आसान है, तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी लिखे थे रामचरितमानस। हिंदी में रामचरितमानस जो हम रामायण देखते हैं, वाल्मीकि रामायण, उसको हिंदी में कन्वर्ट किए थे तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन? थोड़ा सर्दी हो गया, ध्यान दीजिए। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो ये है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। कवितावली, गीतावली आप लोग नाम सुने होंगे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम जो था बाबू राम बोला, परीक्षा में बहुत बड़ा है। तुलसीदास का पूरा मूल नाम क्या था? राम बोला। नेक्स्ट में भाई, कौन सी रचना नाभादास की है? तो नाभादास, भ आ रहा है ना, नाभा में भ, ये भक्तमाल। नाभादास की रचना कौन सी है? तो बाबू भक्तमाल है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण वही भूषण दूषण उल्लास जो है रीति काल के कवि हैं। कौन है? रीति काल के कवि हैं, रीति काल के। नेक्स्ट मेरे भाई, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? अभी उनके शिवाजी के, वीर शिवाजी महाराज के पुत्र का नाम, पुत्र पर एक फिल्म आया है छावा, देखिए ना। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी, और साहू जी को संभाजी या उन्हीं को छावा बोला जाता है, ठीक है। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। इसमें कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है? तो बाबू इसमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है? तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई कंकाल। कंकाल जो लिखे थे वो जयशंकर प्रसाद लिखे थे मेरे भाई। नेक्स्ट, बिखरे मोती क्या है? तो बाबू बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है मेरे भाई? कहानी संग्रह है, ठीक है। और बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। और याद रखिएगा ये सब कि बहुत आप लोगों को। सरोज स्मृति किसकी रचना है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान का। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, वो पुत्र वियोग पाठ पढ़े थे ना, पुत्र वियोग, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, बहुत अच्छा पाठ है मेरे भाई, उसको देख लीजिएगा ना। उसमें से आप लोग 5 नंबरिया लिखने के लिए जरूर आएगा, अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट मेरे भाई, कवियों कवि किसे कहा जाता है? तो बाबू शेर को कहा जाता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट मेरे भाई, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो बाबू रघुवीर सहाय वो जो लिखे हैं बाबू समझिएगा, वो लिखे हैं अधिनायक। अधिनायक आप लोग नाम सुनो ना, वही फाटा सुतना पहने जिनका गुण हरचरना गाता है, कौन सा भारत भाग्य विधाता है। तो रघुवीर सहाय की कौन सी कविता लिखी गई है? अधिनायक। हम लोग जनगण पढ़े हैं तो उसमें अधिनायक आया है। भारत का विशेषण क्या है? भारतीय। एक ही देखिए आप लोग का ग्रामर आया है, व्याकरण, बाकी सब के सब आप लोग है, इसलिए हम बोल रहे हैं पीछे से मारिएगा, पीछे से टोटल आप लोग को ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत घास में डूबका आकाश किसी रचना है? तो मेरे भाई हमेशा की भांति अभी भी 50 का आंसर आप लोग बताएंगे। और इसका ऑप्शन है ए में विनोद कुमार शुक्ल की, बी में है प्रयाग शुक्ल की, सी में नचिकेता की, डी में अशोक वाजपेयी की। आप लोग इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे। और आप लोग अच्छे से जाकर एग्जाम मेरे भाई काले और ब्लैक और ब्लू पेन से लिखिएगा, अंडरलाइन दे देकर अच्छे से ढंग से मेरे भाई एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्योंकि आप लोग का 2 साल की मेहनत है पूरे, आप लोग का समझिए दूसरा पड़ाव है, दूसरा सीढ़ी है आपके जीवन का। जय हिंद दोस्तों।